कि शहर जाकर आप अपना सब कुछ खो देंगे और तिनके की तरह हल्के हो रहेंगे। आपको कारोबार का तजुर्बा नहीं है, मगर वालिद साहब ने चचा जान की एक नहीं मानी। चचा छोटे थे, बड़े भाई से सिर्फ बिना समादत कर सकते थे और बाबा जान की आदत थी कि जो सोचते थे करके दम लेते। वो इरादे के पक्के थे, लिहाजा चचा की एक न चली और राशि का बंटवारा होकर रहा। इसके साथ ही हमारी मोहब्बतों का भी बंटवारा हो गया। बाबा जान ने अपने हिस्से की जमीन फरोख्त कर दी और हम शहर कराची आ गए। उन्होंने अपने दोस्त के मशवरे से कारोबार शुरू किया, लेकिन चचा की बात सच साबित हुई। उन्हें कारोबार का कोई तजुर्बा ना था और रुपया डूब गया। अब हमारे पल्ले क्या रह गया था? जिंदगी की गाड़ी को रवा रखने के लिए बाबा जान ने कर्ज लिया और फिर हम कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। कुछ ही दिनों बाद मेरे वालिद ने वापस लौट जाने का फैसला किया। हम वापस आ गए। सच शुक्र के मकान फरोख्त ना किया था, हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना मौजूद था, मगर अब यहाँ पहले जैसी इज्जत नहीं रही थी। रिश्तेदार दोस्त अहबाब का निकलने लगे और कहीं हम इनसे कर्जा ना मांग लें। उन दिनों पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में दौलत एक बड़ी हकीकत है। दौलत से बढ़कर कोई रिश्तेदार नहीं। पापा जान अब सारा वक्त घर पर होते। चचा ने अपनी फसल से गंदम की चंद बोरियां हमारे घर में उतार दी कि दाने बाहर से खरीदना सारे खानदान के लिए बेइज्जती की बात थी। सब्जी भी उनके खेतों से आ जाती और रोज शाम को दूध भिजवा दिया करते कि ये खुराकी बुनियादी चीजें थी। उनसे कुछ गुजारा हो जाता था। वालिद की हालत देखकर मेरा दिल बहुत टूटा। अब मुझे अपने गमगुसार बचपन के साथी का इंतजार था, जिसने बाबा जान का सहारा बनना था। चचा को पापा के लुटाकर लौट आने का गम था, मगर उनका रवैया हमारे लिए पहले जैसा नहीं था। वो दिल में नाराज थे और क्यों ना होते। आधी जमीन कौड़ियों के मोल बिक चुकी थी, आधा व्यापार चला गया था और भाई शहर की हवा खाकर कंगाल वापिस आ गया था। जमींदारी करके हमारे साथ मेहनत मजदूरी भी तो नहीं कर सकते थे। हारिस तालीम मुकम्मल कर चुका था, वो चचा जान का वाहिद सहारा था। एक दिन सुना वो आ गया है। चचा चाहते थे कि वो जमींदारी के कामों में उनका हाथ बटाए, लेकिन उसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। मुझको जिसका इंतजार था उसकी आमद का सुनकर खुशी से मेरे आंसू निकल आए। समझ रही थी कि गांव में कदम लगते ही वो हमारे घर आएगा, लेकिन हारिस ना आया। अलबत्ता उसके वालिदैन आए। मैं समझी वो मेरे वालिदैन से मांगने आए, मगर वो तो बेटे के पास होने की मिठाई देने आए थे। उन्होंने ये जतलाकर मिठाई दी कि उसे सिर्फ पास होने की सौगात समझना, तो उसे किसी तरफ का भी मत सोचना। अम्मी बाबा इंतजार में रहे, लेकिन वो दोबारा ना आए। तभी अम्मी खुद उनके घर चली गई। मैं तो पहले ही हारिस के घर जाने को बेकर आती, लिहाजा मैं भी साथ हुई। काश मैं ना चाहती तो जो कुछ चची ने कहा अपने कानों से ना सुनती। अम्मी ने जब पूछा कि बेटी के फर्ज से हमें कब कुछ कहना है, तो चची ने फौरन जवाब दिया, भाभी बात दरअसल ये है कि मेरे हारिस को शहर में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की पसंद आ गई है। वो कहते हैं कि अगर मेरी उस लड़की से शादी ना हुई तो मैं आप लोगों को छोड़कर घर से चला जाऊंगा, इसलिए हम मजबूर हैं और आपसे शर्मिंदा हैं। पर आप दिन में बेटी तोते से दिल लहरा रही थी तो पिंजरे से निकलकर मेरे हाथ पर आ बैठा था। चची की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन जरा देर को जैसे बंद हो गई। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, यूं लगा मैं मर चुकी हूँ। तभी मिट्टू ने अपनी चोंच से मेरी हथेली पर कुछ की मैं जागी और सोचने लगी। कहते हैं कि तोता एक बेवफा परिंदा है, लेकिन शायद इंसान से ज्यादा नहीं। हम घर को निकले। वालिदा और मैंने बड़ी मुश्किल से चंद कदम का फासला तय किया, जैसे मीलों का सफर पैदल तय किया हो। पर आते ही हम अपने अपने बिस्तर पर गिर गए। मैं अम्मी को और ना वो मुझको तसल्ली दे सकती थी, क्योंकि हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं थे। शदीद ज़हनी दबाव की वजह से मुझे बुखार हो गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं खला में जी रही हूँ। और इसका ख्याल बचपन से ही कुछ इस तरह ज़हन में जागृत ही था। लगता था कि अब मैं कभी किसी और के साथ जीवन का सफर तय न कर सकूंगी। वो दिन मेरी आंखों में बेबस हो चुका था जब वो शहर जा रहा था और पढ़ने के लिए मुझसे बिछड़ना था। किस कदर दिल की था और मैं भी रोई जा रही थी। तभी उसने तसल्ली दी थी, 4.5 साल फलक झपकते गुजर जाएंगे, पता भी ना चलेगा, तुम देखना मैं फिर आता जाता रहूंगा। उसकी इन्हीं बातों से मैंने हौसला पकड़ा था, लेकिन उसके इंतजार का ये वक्त कैसे भीग भीग कर सिसक कर गुजरा था मैं नहीं जानती थी। मैं अब जी सकती थी और न मर सकती थी। मेरा यकीन टूटा था। दुख इस बात का था कि उसने बेवफाई करना थी, तो मुझे क्यों आश्रय में रखा। उसी दुख की कैफियत में स्कूल जाना छोड़ दिया और पढ़ाई को खुदा हाफिज कह दिया। माँ ने हिम्मत बंधाई, अपने तसल्ली दी, समझाया, तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और दोबारा पढ़ाई में मशगूल हो गई। चंद दिन मुर्दा दिल रहने के बाद अचानक ही दिल की काया पलट गई। एक रोज नफल पढ़कर रो रो के दुआ की वो कबूलियत की घड़ी थी कि सजदे में गिरने से मेरे दिल को करार आ गया, जैसे किसी गैबी ताकत ने कहा हो कि हारिस की बेवफाई तेरी हिम्मत पर एक ताज डाला। चल उठ, हिम्मत कर, अपनी जिंदगी को मिट्टी में ना मिलाने के अज़म के साथ जिंदगी के धारे में शामिल हो जा। इसकी बेवफाई में राख होने के बजाय मैंने खुद को न्याज़ व
कारिंदे बन गए थे। तैयार कर दिया मुझे अपने वालिदैन का सहारा बनना है, उनको हलाल कर भंवर से निकालता है। कब तक बेवफाई का मातम करूंगी, कहाँ तक इन हालात में इश्क के पेड़ों की तलखी को सहूंगी। मुझे अपना नहीं अपने वालिदैन का ख्याल करना चाहिए, जिनको दही दामनी के पाए चचा नजरों से गिरा चुके थे और गाँव के लोग भी चचा ही को फोकियत देने लगे। और ये बात वाले साहब के लिए किस कदर दिल खराश थी। वो चचा से बड़े थे, क्या उनके दिल पर गुजरती होगी जब बटनों की कचहरी में उनकी जगह गाँव वाले उनके छोटे भाई को मसनद पर बिठाते थे। दिल यही करता था कि रोने धोने के बजाय टुकराने वालों के सामने डट जाऊं, अपनी जात को मनवा कर रहूं। दिल निकला, मेरे अच्छे नंबर आ गए। अब स्कूल से लौट रही थी कि रास्ते में हारिस मिल गया। कहने लगा, मुझसे इतनी नाराज हो कि बात भी नहीं करती। मेरी कुछ अर्ज तो सुन लो। आप कहने सुनने को रह क्या गया है। तुमने बेवफाई की है, हम गरीब हो गए तभी ना। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं बेवफा नहीं, जो भी फैसला हुआ है मेरे वालिदैन ने किया है। हैरान हूँ कि तुमने मेरी बेवफा का कैसे यकीन कर लिया। खुदा की कसम मैं इस कदर नहीं दे सकता, मेरा यकीन करो। हारिस के पास उनका हैरान होकर जी चाहता था कि उसकी माजरत का यकीन न कर लूँ, मगर दिल शीशे की तरह टूट चुका था, जिसको अगर छोड़ भी दिया जाता तो इसमें पाल फिर भी रह जाता। मैंने उसकी बातों का जवाब ना दिया और आगे बढ़ गई। मेरे साथ मेरी क्लास फेलो थी, नहीं चाहती थी कि किसी को बातें बनाने का मौका मिले, मगर मैं शदीद कश्मकश का शिकार होती थी। क्या हारिस सच कह रहा है या वो अपने ऊपर से बेवफाई का दाग मिटाना चाहता था। लड़के खुद मुख्तार होते हैं, वो चाहता तो जिद कर सकता था, वालिदैन को मना सकता था। लड़के खुद को पासा साबित करने के लिए इल्जाम वालिदैन पर धर दिया करते हैं। एक दिन पापा ने कहा, बेटी अब गाँव में हमारी इज्जत नहीं रही, तुम्हारे चचा ने भी आंखें फेर ली हैं और हमारी कदर तो हमारी राजी से थी। जब जमीन ही ना रही फिर गाँव में रहने का क्या फायदा, हम दोबारा शहर चले जाते हैं। मैं मजीद तालीम हासिल करना चाहती थी। वालिद साहब का फैसला मेरे लिए खुशी की नवीद था। गाँव में आला तालीम के मौके अनका थे और शहर जाकर आबाद होने के लिए हमें अपना आबाई मकान भी फरोख्त करना था, जिसको चचा जाने बिला ताखिर फौरन ही बखुशी खरीद लिया। पापा जान मकान के पैसे पल्लों में बांध कर कराची आ गए। जब किस्मत साथ से तो इंसान हैरान रह जाता है। इस बार एक दयानतदार और हमदर्द इंसान पापा जान का दोस्त बन गया। उसने किराए के बगैर ही हमें रहने के लिए अपना मकान दे दिया। ये घर खाली पड़ा हुआ था, वो किसी को किराए पर देना ना चाहता था। इसका नाम आलिम खान था। उसने पापा जान को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। अल्लाह की रहमत से पापा के कारोबार में शामिल होने से ही बिजनेस में बरकत हुई तो आलिम खान ने उनको अच्छा खासा मुनाफा दिया। उसको यकीन हो गया कि मेरे पापा उसके लिए लकी साबित हुए। मैंने शहर आकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। हालात ने कई रूप बदले, मजबूरियों ने कई रूप धारे, मगर हमारे हौसले बस ना हुए। मैं अपनी मंजिल की रसूल की खात सफर में मुस्तकिल जिंदगी मुसलसल मेहनत ने मेरे जज्बात मुंजमद कर डाले। मुझे किसी शहर से दिलचस्पी ना रही, यहाँ तक कि हारिस की यादों को भी दिल की जमीन में गहरा गड़ा खोद कर दफन कर दिया। एक दिन खबर मिली कि हारिस की शादी हमारे गाँव के करीब एक जमींदार की साहबजादी से हो गई है। ये खबर सुनकर एकाएक सोया हुआ तो कुछ चाक उठा और मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब ये दिल इन सदमों के सहने का आदी हो चुका था। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद मेरे मेडिकल में दाखिला मिल गया। मैंने जिन हालात का मुकाबला करते हुए अपनी तालीम जारी रखी थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी, इसलिए मैं अपना सारा वक्त तालीम पर तवज्जो देने में सर्फ कर रही थी। कोई कैसी जिंदगी बसर करे इस बात से मुझे कोई सरोकार ना था। सुल्तान हमारी क्लास का लाइफ लड़का था, पढ़ाई के हर मसले पर उससे मदद लिया करते थे। वो काबिल होने के साथ साथ नेकतवार था। कभी कभी पूछ लिया करता था कि तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। इस सवाल के जवाब में मैं भी खामोश ही रहती थी। जब हमने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया, आखिरी मुलाकात वाले दिन सुल्तान ने अपने दिल की बात सारी कर दी। उसने कहा, मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ रिश्ते के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात शुरू से मेरे दिल में थी, मगर अब उसे कहने देने का वक्त आ गया है। उसने बताया, इसको क्या बताती कि मैं मोहब्बत के बाद भी पाकर किस तरह यहाँ तक पहुँचूँ। अगले दिन वो लोग हमारे घर आए। मेरे वालिदैन को सुल्तान और उसके घर वाले पसंद आए। रिश्ता तय हुआ। हाउस जॉब कबूल होने के बाद मेरी रुखसती हो गई। मेरी और सुल्तान की एक ही अस्पताल में तैनाती थी। परसों बाद एक दिन चचा और चची अस्पताल आए। चची बीमार थी, मुझे देखकर गले लगकर रोने लगी। बताया कि हारिस की बीवी अच्छी ना निकली। इस मकरूर लड़की ने मेरी ये हालत कर दी है। उसको अपने बाप की जागीरदारी का घमंड है। हारिस की एलएलबी करके बावजूद वकालत ना कर सका। हमने तुम जैसी प्यार करने वाली नेकबख्त और हीरे जैसी को ठुकराया, हमें उसकी सजा मिल गई। मुझे चची की हालत को बहुत हुआ, लेकिन क्या कर सकती थी। मैंने उनके इलाज में तवज्जो से मदद जरूर की। उन्होंने बताया कि बहू ने उनका जीना दोबर कर दिया है। अब तो हारिस की बीवी के रवैये से नाला है। हम में से कोई इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैंने कहा, चची जान सब्र करें, जो भी हालात है बहुत तो करना होगा। खानदानी लोगों में तलाक नहीं होती। हाँ बेटी, यही शराफत तुम्हारी दे रही है। क्या करें अच्छी बेटी, तुम अपनी बताओ, तुम खुश हो। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ। सच है, अल्लाह का किसी का सब्र और मेहनत जाया नहीं करता। सिले में मुझे सुल्तान जैसा अच्छा शोर और नेक ससुराल मिला। हमारे तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दुआ करें खुदा मेरी खुशियों को सलामत रखे। तभी मैंने सोचा कि मेरे पास खुदा की दी हुई हर नेमत है और